नमस्कार, मास पैथोलॉजी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ हैं कर्नल मयंक, उनको तो सब जानते ही हैं। वो बहुत ही जियोपॉलिटिक्स भी बहुत अच्छा बोलते हैं और उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से कवर किया है, वो बहुत ही इम्प्रेसिव था। अब आज मैं उनसे बात करने लगी, उनका मैंने एक आर्टिकल देखा फर्स्ट पोस्ट में। उन्होंने जी7 के बारे में लिखा और द कंट्रोवर्सी गोइंग अराउंड इट एंड आल्सो कि जी7 कितना डिप्लोमैटिकली हम लोग को इम्पोर्टेंट है हमारे देश को, तो आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्ते मैम। नमस्कार पायल जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। आप मान गए इंटरव्यू देने के लिए, उसका ज़्यादा बड़ा नहीं। धन्यवाद। अच्छा, आप मेरे को पहले बताइए, इंडिया और कनाडा के अगर डिप्लोमैटिक रिलेशनशिप की बात करें, तो आप मुझे ये बताओ पहले क्यों नहीं बुलाया? जैसे ऑपोजिशन ने ये मुद्दा काफ़ी उठाया कि पहले नहीं बुलाया, फिर बाद में बुलाया और वो कह रहे हैं कि ज़रूर मोदी जी ने उधर-उधर पुल लगाई होगी, जैसे बात करते हैं ये लोग। इनको मतलब बात करने की तमीज़ नहीं है, मेरे को लगता है ऑपोजिशन को। तो कि वो प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो किस भाषा का प्रयोग करते हैं, आपने देखा ही है। तो अगर हम लोग देखें तो इसका क्या कारण था कि बाद में इनवाइट आया, क्या कन्फ्यूज़न है? देखिए सच्चाई क्या है? देखिए इंडिया कनाडा रिलेशंस की जब आप बात करते हैं तो थोड़ा-सा हमको अतीत में जाना पड़ेगा। कनाडा में बेसिकली पंजाबी या सिख समुदाय जो है वो 200 वर्ष पहले जाके बसना शुरू हुआ है वहाँ पर। और धीरे-धीरे करते-करते उन्होंने एक अपनी जगह बना ली है वहाँ पर। कैनेडियन पॉलिटी में दे हैव अ स्पेस और उनकी बात जो है वहाँ सुनी जाती है। ब्रिटिश कोलंबिया उनका स्टेट है जहाँ पर उनका बहुतायत मौजूद है। आपको ध्यान होगा कि जी20 समिट के टाइम पर उनके प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इंडिया आए थे और उनका वो विजिट बड़ा ल्यूक वार्म सा विजिट था। कारण उसका ऐसा था कि उससे पहले जस्टिन ट्रूडो जब प्राइवेट विजिट पर आए थे, तो उन्होंने जाकर कुछ ऐसे नेताओं से भेंट की थी, जो कि भारतीय सरकार को रास नहीं आया था। तो हो सकता है कि ये चीज़ आगे बढ़कर यहाँ पर उसमें परिलक्षित हुई और वो जब जा रहे थे, तो उनका प्लेन टेक्निकली कारणों से 2 दिन के लिए इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर खड़ा भी रहा। अब ना जाने क्या कारण था कि वो प्लेन जो है वो नहीं उड़ पाया, परंतु कनाडा पहुंचने के बाद में जून 2023 में हरदीप सिंह निज्जर नाम का व्यक्ति की हत्या हो जाती है और जस्टिन ट्रूडो खड़े होकर ये बोलते हैं कि देयर आर क्रेडिबल एलिगेशंस कि इसके पीछे भारतीय तंत्र का हाथ है। उसके बारे में भी हम बात जी। करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो नए प्रधानमंत्री हैं मार्क कार्नी जी, इनको जी7 में जो बुलाया गया है, जी। जो उन्होंने इनवाइट भेजा है, जी। तो ये क्या निज्जर की हत्या का जो मामला है उसको नज़रअंदाज कर रहे हैं? और क्या ये निमंत्रण कनाडा की डिप्लोमैटिक मजबूरी रही है? क्या है? आप जो देखिए। बुलाए हैं? जी। देखिए पायल जी, पहले ये निमंत्रण जो था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे या भारत एक्सपेक्ट कर रहा था या भारत की ऑपोजिशन भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि पहले आना चाहिए था। भारत हालाँकि जी7 का सदस्य नहीं है। जितनी लार्ज इकोनॉमीज़ हैं डेवलप्ड वर्ल्ड की, वो इसका पार्ट है। यूएसए, यूके, कनाडा, जापान, इटली, ये जर्मनी, ये सब इस जी7 का पार्ट है। भारत जो है एज़ अ इनवाइटी उसके अंदर जाता है। लेकिन उसके अंदर जाना भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ को रिप्रेज़ेंट करता है। भारत की स्थिति आज के टाइम पे ऐसी है कि वी कैन use our political heft and our political clout to help us invite in any forum. तो इस समय हम उस स्थिति पर हैं कि हमको वो आमंत्रित भी करेंगे और हमारा हाथ पकड़कर चलना भी चाहेंगे। हो सकता है पहले किसी कारण से देर हो गई हो या फिर वो सोची समझी साजिश हो, परंतु जैसा भी सही, मार्क कार्नी का इनवाइट प्रधानमंत्री मोदी के लिए आता है और हमारा विदेश मंत्रालय उसको उसके लिए हामी भर देता है। मेरे सूत्र तो यहां तक बता रहे हैं कि हो सकता है इस कॉल में जस्टिन ट्रूडो का हाथ था। यानी कि हो सकता है ये कॉल जस्टिन ट्रूडो की तरफ से भी आई होगी, क्योंकि मोदी जी जो हैं वो ऐसे जाने या मानने वाले इंसान है नहीं। तो ऐसा हो सकता है, आशंका है, परंतु ये बात कभी प्रूव हो नहीं पाएगी कि क्या हुआ था। तो कनाडा ने अपनी पूरी की पूरी पॉलिटिकल माइट को पीछे रखा और मोदी जी को इनवाइट करने का फैसला लिया। इसके पीछे बहुत कारण हो सकते हैं, जैसे हम डिस्कशन करेंगे तो कारण आगे आते जाएंगे। अच्छा, जैसे कहते हैं मोदी जी इज़ अ वेरी पावरफुल लीडर। जी। आप जैसे उनकी फॉलोइंग भी देखी है मैंने, जी। प्लस बहुत सारे देश हैं जो उनकी सलाह भी लेते हैं और वो कोई कुछ बोलते हैं तो वो सुना जाता है।
तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं G7 में इंडिया उसका पार्ट नहीं है, पर बहुत बड़े बड़े जो पावरफुल सुपर पावर्स हैं और जो बहुत ही ज्यादा अमीर देश हैं वो जी उसके पार्ट पार्ट हैं। जी तो आपको कहीं लगता है कि भारत आज एक ग्लोबल इकोनॉमिकली ग्लोबल मार्केट का एक हिस्सा बन गया है, और हमारी जो पॉपुलेशन है वो पहले कहते थे ना इट्स अ बेन, पर अब तो मुझे लगता है एक बून भी है, क्योंकि वो एक मार्केट प्लेस बन गई है, यहाँ पे कंजम्पशन बहुत है। जी तो आपको लगता है कहीं ना कहीं सारे देशों ने सोचा होगा कि भारत की मार्केट उनको चाहिए, तो वो इंसिस्ट किया कि मोदी जी को बुलाया जाए। पायल जी, भारत की मार्केट के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगा। आप मोदी जी की खुद की स्टेचर को देखिए। ही इज द मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड। एक सर्वे हुआ था, उसमें उनकी 75% उनकी हाँ रेटिंग थी। हाँ। और जो उनका नेक्स्ट कॉम्पिटिटर था वो मेरे ख्याल से 60 या 64% पर टिका हुआ था। सो मोदी जी हिमसेल्फ कैरीज अ पर्सोना। वो जब जाते हैं तो उनको लोग एज प्राइम मिनिस्टर मोदी देखते हैं। भारत का प्राइम मिनिस्टर तो है ही है। अब उसके साथ साथ भारत की साख उनके साथ चलती है। भारत ने गत वर्षों में यह दिखाया है कि हम एक इकोनॉमिक सुपर पावर हैं। और ऑपरेशन सिंदूर जो है वो ये दिखा गया कि हम एक सॉफ्ट पावर ही नहीं, हम एक रिकॉग्नाइजेबल हार्ड पावर भी हैं। जिस प्रकार से हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंडरटेक किया, तो हमने दोनों स्फीयर में अपनी जो शक्ति थी वो दिखा दी, सॉफ्ट पावर भी और हार्ड पावर भी। तो कोई भी देश जो है वो इस समय भारत को नजरअंदाज करने की गलती नहीं कर सकता। इस समय इन लोगों के बीच में भी ये बात चली होगी कि क्या इनको बुलाया जाए या ना बुलाया जाए। जहां तक मेरा ख्याल है मंत्रणा हुई होगी और मंत्रणा के बाद में ये फैसला लिया गया कि नहीं, इनको बुलाना आवश्यक है। मार्क कार्नी ने अपनी पूरी की पूरी पॉलिटिकल कैपिटल को स्टेक पर रखकर मोदी जी को ये इनवाइट दिया है। अब हम बात करते हैं खालिस्तान जी और कनेडियन पॉलिटिक्स। जी अब मैं इसलिए बोल रही हूँ कनेडियन पॉलिटिक्स कि वो G7 का हिस्सा कैसे, क्योंकि हमारा टॉपिक G7 है, पर कहीं ना कहीं खालिस्तान और कनेडियन पॉलिटिक्स जी जुड़ा हुआ है कहीं ना जी कहीं। क्या आपको लगता है कि कनाडा का सिख वोट इतना मजबूत है कि उसकी सरकार भारत के अगेंस्ट जाने को तैयार है हम्म, किसी भी हालत में, हम्म, पर उनका जो सिख का वोट बैंक है वो हम्म, ना जाए? हम्म, और कहीं आपको लगता है कि कनाडा के जो खालिस्तानी है हम्म। वो भारत का रिश्ता कनाडा से खराब करने में सफल हो जाएंगे? देखिए, अगर हम इस रिश्ते की बात करें तो आपका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा अगेन हरदीप सिंह निज्जर की हत्या पर। ब्रिटिश कोलंबिया में उनकी हत्या हुई थी। ही वॉज अ कैनेडियन नेशनल। एंड जब उनकी हत्या हुई तो सीधा का सीधा आरोप जो था वो मढ़ा गया भारत के ऊपर। नतीजा ये हुआ कि दोनों कंट्रीज के जो डिप्लोमेट्स थे उनको वापस बुला लिया गया। डिप्लोमेटिक मिशंस का साइज प्रून कर दिया गया। भारत ने वीजा इश्यूज पे तकरीबन रोक लगा दी थी। कनाडा ने भी कुछ ऐसे ही रेसिप्रोकल भाव दिखाए थे। तो हमारे जो रिश्ते थे वो आपस में खराब से खराब होते चले जा रहे थे। और एक समय ऐसा लगा कि हमारे रिश्ते जो है ये कभी सुधर नहीं सकते। इस समय देखने वाली बात यह है कि जब कनाडा प्रधानमंत्री मोदी जाते हैं तो उनका एक हैंडशेक हो सकता है हो मार्क कार्नी के साथ में। और डिप्लोमेटिक भाषा में ये कहते हैं कि हैंडशेक जो है वो एंड ऑफ कन्फ्लिक्ट नहीं दिखाता, वो बिगिनिंग ऑफ नेगोशिएशन शो करता है। तो किसी तरीके से जो संबंध हमारे नीचे गिर गए थे उनको वापस ऊपर उठाने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको ध्यान होगा ऑपोजिशन ने पहले बहुत जमकर जंप लगाया था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में कुछ नहीं किया और डिप्लोमेटिकली भी हम हार गए। तो किसी तरीके से मुझे लगता है कि ऑपोजिशन ने बहुत जल्दी कर दी अपने विचार सामने रखने वो में। वैसे भी जल्दी कर देते जी जी जी। तो हर समय जल्दी काम अच्छा नहीं होता है। हैं। अब आप मुझे आप बात करते हैं हम ट्रूडो और मोदी जी के रिलेशनशिप, फिर अगेन ये दिस इज कनेक्टेड टू G7 अगेन, बिकॉज कनाडा का वहां पे हो रहा है G7 समिट, तो इसलिए कनाडा की बात करनी जरूरी है। क्या आपको लगता है कि घरेलू पॉलिटिक्स के कारण, और उनको सिखों की वोट्स चाहिए थी और खालिस्तानियों की वोट चाहिए थी, उसके कारण ट्रूडो ने भारत के ऊपर इतने इल्जाम लगाए और अपना रिलेशन भी खराब करा? और क्या इतनी मतलब इंटरनेशनल पोडियम पे उन्होंने जाके मोदी जी के लिए जो बात कही है, जहाँ इनडायरेक्टली भारत के लिए जो बात बोली है कि जो उन्होंने उनको जो कंप्लेंट्स थी उन्होंने इंटरनेशनल पोडियम पे बोला है, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ट्रूडो ने रिश्ते खराब करे हैं भारत के साथ कनाडा के? जी, मैं एक गुस्ताखी करना चाहूंगा, आपको थोड़ा सा करेक्ट करता चलूं।
कनाडा में सिख हैं और उन सिखों में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि खालिस्तान का फेवर करते हैं। खालिस्तानी जो है आप उनको कह नहीं सकते। तो खालिस्तान एक मुहिम चलाई जा रही है उन लोगों द्वारा जिन्होंने शायद भारत को देखा भी नहीं है और भारत के बारे में एक धारणा बनाकर बैठे हैं कि यहाँ पर सिखों के खिलाफ बहुत जुल्म किए जा रहे हैं। और हमारे राजीव गांधी जी ने जाकर उस बात को यूएसए में जाकर बोला भी था कि यहाँ पर ऐसे बुरे हाल हो रहे, और एक सिख ने खड़े होकर उस बात की भर्त्सना भी की थी उस महफिल में। खैर उस बात को छोड़ देते हैं। देखिए, सिख जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं कनाडा की पॉलिटिक्स में। जब जस्टिन ट्रूडो गद्दी पर आसीन थे तो 29 सीट के साथ में जगमीत सिंह की पार्टी जो थी वो उनको सपोर्ट दे रही थी। अगर जगमीत सिंह उस सपोर्ट को विड्रॉ कर देते हैं तो जस्टिन ट्रूडो की गद्दी जो थी वो छिन जाती। तो जस्टिन ट्रूडो को गद्दी पर रहने के लिए बहुत जरूरी था कि वो जगमीत सिंह और उनकी आइडियोलॉजी को टो करते हुए चले। और जगमीत सिंह की आइडियोलॉजी जो थी वो इस फेवर में थी कि जो हार्डलाइनर हैं जो कि फेवर करते हैं खालिस्तान का, वो उनके साथ चलने के लिए मजबूर थे। तो ट्रूडो की मैं मानता हूं कि एक मजबूरी थी कि वो इससे हिल नहीं सकते थे। तो इसके चलते उन्होंने शायद, हो सकता है थोड़ा ओवरस्टेप भी कर गए हो, थोड़ा ज्यादा भी कर गए हो, परंतु ये उनकी मजबूरी थी। अगर उनको गद्दी चाहिए थी तो उन्हें जगमीत सिंह का साथ चाहिए था। आपको लगता है जिस तरीके से आजकल हम लोग टीवी पे देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि जो सिख समुदाय है वहाँ पे वो बहुत रिएक्ट कर रहा है मोदी जी कि वहाँ कनाडा आएंगे उनके इनवाइट के ऊपर, तो आपको लगता है वो सही रिएक्ट कर रहा है कि ओवर रिएक्शन है, या इससे मोदी जी की छवि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेशनल स्तर पे आपको लगता है उससे घटेगी या कमजोर होगी या मजबूत होगी? पायल जी देखिए, दुनिया में ऐसा कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन या व्यक्ति होगा जो हमेशा भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ काले झंडे लेकर खड़ा रहेगा। इस समय झंडों का रंग इन्होंने पीला रखा है, इनकी मर्जी जो भी है। तो हमेशा आपको ऐसे समुदाय मिलेगा। पहले जब हमारे प्रधानमंत्री इंग्लैंड जाते थे तो लोग कश्मीर के झंडे लेके खड़े होते थे, और आपको ध्यान होगा दे यूज टू बी पेड स्टूजेस ऑफ द आईएसआई। खालिस्तानी जो सो कॉल्ड हैं वहां पर, मैं आपको मान के बता रहा हूं कि इनके पीछे भी इसी ऑर्गेनाइजेशन की बैकिंग है, आईएसआई है जी। अपनी इनकी कोई इतनी हिम्मत नहीं है और ना ही इनमें ये मादा है कि ये खड़े होकर वहां पर डेमोन्स्ट्रेट कर सके। इनके पीछे आईएसआई की श्रेय है जो इनको धक्का देती है। और आपको पता ही है कि पंजाब में जो प्रॉब्लम क्रिएट की थी उसके पीछे सीधी सीधी आईएसआई का हाथ था, जिसको किस तरीके से हमने खत्म किया था। तो आईएसआई जो है वो पूरी कोशिश करेगी कि प्रधानमंत्री का विजिट जो है वो खराब हो, लेकिन प्रधानमंत्री का एक अपना स्टैंडिंग है। और आपने नोट किया होगा प्रधानमंत्री हर चीज का उत्तर नहीं देते। जिस चीज का उत्तर उनको देना होता है वो किसी तरीके से उसका उत्तर दे देते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेट करना किसी भी व्यक्ति का एक उसको राइट है, वो डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है। उसको लगता है कि मैं एग्रीड हूं, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है, ठीक है, आप करिए डेमोन्स्ट्रेट। आप ये डिमांड कर रहे हैं, आप डिमांड भी करिए। आपकी डिमांड हो सकता है सही हो, आपकी डिमांड हो सकता है गलत हो। भारत के प्रधानमंत्री को जो काम करना होगा वो मिल के आएंगे, वहां लोगों से मिलेंगे। ये भी हो सकता है कि कनाडा के साथ में उनकी बायलैटरल मीटिंग भी हो जाए कार्नी के साथ में, और हो सकता है कोई एक जॉइंट स्टेटमेंट भी इशू हो जाए। यू नेवर नो कि वर्ल्ड किस तरीके से उसको रिएक्ट करती है। तो अभी हम वेट एंड वॉच की स्थिति में जब तक प्रधानमंत्री पहुंचते नहीं। आपको लगता है ये जो निज्जर का केस है, तो G7 में मोदी जी जाएंगे तो इस केस की जांच पर कुछ असर होगा या कुछ फर्क? देखिए, जब ऐसा समिट होता है तो ऐसी बातें जो हैं वो एक तरफ सरका दी जाती है। इस समिट में बात होगी क्लाइमेट चेंज की, इस समिट में बात होगी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जो कि ग्रीन एनर्जी के लिए काम में आएंगे, इस समिट में बात होगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इस समिट में मैरीटाइम इंजीनियरिंग की बात होगी। ऐसे बड़े बड़े विषयों पर इसमें बातचीत होगी। हरदीप सिंह निज्जर जो है, माफ कीजिएगा, इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि वो इस समिट पे किसी तरीके से भी कोई छाया बनकर आ सके। अब जैसे आपको लगता है कि जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं वेस्ट के, जितने सारे जो भी इन लोगों को छोटे मानव अधिकार की बातें होती हैं, ये सारे छोटे देशों पर लगाते हैं और भारत जैसे बड़े देशों के लिए नियम बदल दिए जाते हैं। जी जी आपको लगता है ये हुआ है? जी। एक अंग्रेजी में कहावत है, यू शो मी द फूल आई विल शो हिम द रूल। तो जो ऐसी शक्तियां हैं ये समझती हैं कि जो देश तथाकथित छोटे हैं दे आर ऑल फूल्स, और उनको हम रूल बुक दिखाएंगे और वो इस बात को मान जाएंगे। और कहीं होता भी है, क्योंकि इस समय जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज पर वो वेस्टर्न पार्ट्स का कब्जा है।
चाहे वो आप IMF ले लें, चाहे वर्ल्ड बैंक ले लें, चाहे UN ले लें, या फिर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन लें। तो इन सब चीज़ों के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड का एक कब्जा है। वो जिसको मर्जी चाहे घोषित कर सकते हैं कि यहाँ पर ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है। हिपोक्रेट्स हैं। जी, तो आपने बिल्कुल सही शब्द का प्रयोग किया। मैं उस शब्द का प्रयोग करना नहीं चाह रहा था डिप्लोमेटिकली, बट देन ये आपको लगता है G7 एक प्रेस्टीज डिप्लोमेसी बनकर रह गया है कि यहाँ सच में कुछ काम होते हैं? देखिए, बातें तो बहुत होती हैं, काम क्या होते हैं, वो धरती पर क्या फलीभूत होते हैं, ये बहुत देखने वाली बात है। बहुत बात हुई थी कि फाइव आइज जो है वो बहुत तगड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और जो इन कंट्रीज के बीच में होती है, तो हमने देख लिया असली वो कितने पानी में है। तो द लेसर सेड द बेटर, और एक डिप्लोमेटिक पोस्चरिंग होती है इसमें। कंट्रीज के हेड्स मिलते हैं, आपस में कुछ बातें होती हैं, प्लेजेंट्रीज एक्सचेंज होते हैं, प्रोबेबल हैंडशेक्स एंड नेगोशिएशंस स्टार्ट होते हैं। तो ये सब देखने वाली बात है। ठीक है, फील गुड फैक्टर के लिए अच्छा है, एंड दे आर इनवाइटिंग द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन, ये ग्लोबल इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज लगती है आपको G7 फॉर वेयर इंडिया इज कंसर्न्ड टुडे? आई वुड से दैट इट्स नॉट जी पार्ट ऑफ जी G7 बट स्टिल जी इट्स गोइंग, तो ये ग्लोबल इमेज ठीक करने की बात हो रही है। पायल जी, डिप्लोमेसी में सिग्नल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री G20 के लिए जकार्ता गए थे और उनसे हाथ मिलाने के लिए जो बाइडेन उठ कर आए थे। जब प्रधानमंत्री मोदी USA गए थे तो कुर्सी को सरकाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप खुद खड़े हुए थे। तो ये छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं, ये दिखाते हैं कि वो व्यक्ति मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो उन सिग्नल्स को रीड करते हुए मैं कहूंगा कि G7 के कंट्रीज के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से हाथ मिलाने के लिए कदाचित लालायित रहेंगे, बिकॉज दे वांट टू बी सीन हॉबनॉबिंग विद द मोस्ट पॉपुलर फिगर ऑफ द वर्ल्ड। सो लेट्स सी। मैंने सोचा था ये आखिरी क्वेश्चन होगा, पर एक और मेरे पे क्वेश्चन है जो मेरे को मतलब थोड़ा घबराहट होती है इसको देख के, जी, कि जिस तरीके का रिएक्शन आ रहा है वहां पे खालिस्तान प्रोटेस्ट जो हो रहे हैं, आपको लगता है इज इट सेफ फॉर मोदी जी टू गो देयर? यू थिंक दे विल टेक चार्ज ऑफ हिज सिक्योरिटी प्रॉपर्ली एंड सब कुछ ठीक ठाक होगा? देखिए पायल जी, प्रोटेस्ट होना अलग बात है, और उस कंट्री में किसी हेड ऑफ स्टेट का जाना और उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, वो उस कंट्री की जिम्मेवारी ही नहीं, उसकी प्रेस्टीज का सवाल है। तो इस समय मोदी जी के पास में अपनी सिक्योरिटी डिटेल वो तो होती है, उसके बाहर में आउटर रिंग जो होगा वो कैनेडियन सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। कनाडा की इस समय पूरी इज्जत का सवाल है कि मोदी जी का धोखे से अपने आप भी पैर ना फिसल जाए। तो आप ये मान के चलिए कि कुछ भी हो जाए, He's safe. they cannot afford to see that even if he slips by chance. So that is the state. थैंक यू सो मच कर्नल बैंक, आपने समय निकाला एंड आई होप लोगों को समझ आ गया होगा ये पूरा द होल G7 सागा, तो क्या हुआ है, क्या वहाँ होने जा रहा है। थैंक यू सो मच। Thank you so much, पायल जी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।